हेलो स्टूडेंट, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? तो आई होप आप अच्छे होंगे। तो क्या स्टूडेंट, आपने अभी तक इकोनॉमिक्स 11th क्लास इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़ा? तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ 11th क्लास इकोनॉमिक्स के लिए लेके आया हूं। अगर आप एग्जाम से पहले यही कॉन्सेप्ट, ज्यादा नहीं, अगर यही कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, वो मार्क्स आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं 11th क्लास इकोनॉमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो बच्चे देखिए, पहले मैं आपको बताता हूं, हमारी 11th क्लास में 2 बुक्स है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है स्टैटिक्स। तो हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, दोनों ही बुक्स 40 मार्क्स की, आपका एग्जाम 80 मार्क्स का है, दोनों ही बुक्स 40 मार्क्स की होने वाली है। ना कोई कम ना कोई ज्यादा, दोनों की ही पूरी इंपॉर्टेंस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो फर्स्ट चैप्टर है इसमें इंट्रोडक्शन एंड सेंट्रल प्रॉब्लम। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, 2 कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन से, 2 कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिए। डेफिनेशन ऑफ स्केर्सिटी, क्या चीज है स्केर्सिटी, एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम आपने पढ़ी रखा होगा। सेंट्रल प्रॉब्लम में 3 प्रॉब्लम्स आपकी आएगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसको आप पक्का कर लीजिए, इसके आने के पूरे चांसेस है। चाहे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए, चाहे 3 मार्क्स में क्वेश्चन आए, इसका क्वेश्चन आना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है पीपीएफ। आपको याद होगा पीपीएफ कुछ इस तरीके से होता है, इसको आप पीपीएफ भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये कर्व कुछ इस तरीके का होता है, आपको ध्यान आ गया होगा। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 ही प्रॉपर्टीज हैं इसकी, प्रॉपर्टीज और भी होती है बट यहां पे हमारे बुक में 2 ही प्रॉपर्टीज हैं, वो आप पढ़ लेना। एक इसकी शिफ्टिंग, कि किस तरीके से पीपीसी शिफ्ट होता है। अच्छा, शिफ्टिंग में भी याद रखना बच्चों, शिफ्टिंग आप पढ़ लेंगे उससे बात नहीं बनेगी। शिफ्टिंग में भी याद रखना जो गवर्नमेंट के जो करंट इवेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, किसी इसी तरह से कोई चीज पूछी जाएगी। आपकी कोई भी टेक्स्ट बुक है उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे, आप उसको पढ़ लेना, उसका पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको ध्यान रखना है। एमओसी एंड एमआरटी, ये आपको पक्का कर लेना है। इसके बाद अगर आप यही कंसेप्ट पढ़ लेते हैं फर्स्ट चैप्टर में से मोटा मोटा, तो एग्जाम ऑलमोस्ट इसी में से आना पक्का है। इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में 2 अप्रोचेस आपने पढ़ी होगी, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो एक कार्डिनल और ऑर्डिनल का डिफरेंस आप जरूर पढ़ लेना। अगर किसी एक की डेफिनेशन आती है तो आप केपेबल रहेंगे दोनों को अटेम्प्ट करने के लिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है, इसको आप पढ़ना। रिलेशन इस चैप्टर में से टीयू और एमयू के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेंगे आप। इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आ सकती है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ सकता है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। आपकी बुक में जो भी आपके पास बुक होगी उसमें इसकी डेफिनेशन होगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। सिंगल कमोडिटी का केस होगा, सिंगल कमोडिटी का केस ये होगा, आपको याद भी आ गया होगा, MUX इक्वल टू PX, या हम यहां पे लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं MUM इक्वल टू MUX अपॉन PX, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इस पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगर ये इक्वल नहीं है, अगर बाई चांस ये ग्रेटर है या ये लेस है, तो उस केस में क्या होगा, ये आप पढ़ लेना। इंडिफरेंस कर्व में इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज। मोनोटोनिक प्रेफरेंस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने 1 मार्क्स में कई बार देखा हुआ है, ठीक है ना। अगर आपके है उसमें बुक में तो आप पढ़ लेना। डिफरेंस पढ़ना आप
बजट लाइन और बजट सेट के बीच में, बजट लाइन और बजट सेट का जो डिफरेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में से अगर डिफरेंस आता है तो डिफरेंस आने के पूरे चांस है बजट लाइन और बजट सेट के। इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आपको ध्यान होगा, मैं इसकी फिगर बना के दिखाता हूं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस अप्रोच के द्वारा कुछ इस तरीके से होगा, आपको याद आ गया होगा, ठीक है ना। ये फिगर आप देख लेना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है आपको आईसी अप्रोच के द्वारा। तो ये मैंने 2 चैप्टर बताए आपको, हम 3rd चैप्टर पे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए, और हाँ बच्चों, एक नोटबुक और एक पेन अपने पास रखिए। मैं जो बता रहा हूं बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा सर ने जो बताया था ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट वहीं से आए हैं, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ईयर टू ईयर हर साल लगभग यही चीज रिपीट होती है। तो एक नोटबुक उठा लीजिए और एक पेन और कर लीजिए इसका नोट। अब अगर हम यूनिट 2 के चैप्टर डिमांड के 3rd टॉपिक हमारा डिमांड के बारे में बात करें, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब आप डिमांड पढ़ें तो डिमांड में डिमांड के डिटर्मिनेंट्स जो है, जो इसके फैक्टर्स है जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच का डिफरेंस पढ़ लेना बच्चों, और इसका ग्राफ इंफीरियर और नॉर्मल गुड्स के बीच का। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है डिटर्मिनेंट के बेस पर ही एक क्वेश्चन आता है, जिसमें ध्यान रखना आप, मैं यहां बताता हूं आपको, उसमें चाहे कोई भी डिटर्मिनेंट के बारे में आपसे वो पूछ ले, जो डिमांड कर्व है उसमें या तो शिफ्टिंग राइट साइड होगी या शिफ्टिंग लेफ्ट साइड होगी। ये बहुत ध्यान रखना। अगर वो सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ग्राफ के बारे में बात करें तो इनमें से ये ग्राफ बनेगा, वो आप पढ़ना जरूर। इंफीरियर और नॉर्मल के बारे में बात करें तो भी इनमें से ग्राफ बनेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में बात करें, है ना, इनकम ऑफ कंज्यूमर के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में बात करें जो डिटरमिनेंट्स में है, अगर ग्राफ के बारे में बात करता है तो ग्राफ इसी में से बनेगा, ध्यान रखना। इसके बाद लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन और एक्सेप्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये पढ़ लेना। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आ जाता है आपका मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, इसको जरूर करना। इसका क्वेश्चन, इसका डिफरेंस पढ़ लेना आप। इसके डिफरेंस से आपके ग्राफ भी क्लियर हो जाएंगे, डेफिनेशन भी। 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क, सभी प्रकार के क्वेश्चन इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक पर क्लियर हो जाएगा आपका। इसके बाद अगर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो बच्चों ध्यान रखना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर आपको क्या क्या चीज पढ़ रही है, सारी नहीं पढ़नी। 5 तरह की इलास्टिसिटी, 5 तरह की इलास्टिसिटी दे रखी होगी, आप मगर 3 ही पढ़ना। एक तो परफेक्टली इलास्टिक जिसमें हॉरिजॉन्टल कर्व होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक जिसमें वर्टिकल कर्व होगा, यूनिट इलास्टिक जिसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होगा। मतलब कुछ इस तरीके से कर्व हो गया। अगर मैं जल्दी जल्दी बना के आपको बताऊं, क्योंकि हम यहाँ पे समझा नहीं रहे, हम आपको टॉपिक समझा बता रहे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। और तीसरा ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरीके से कर्व होगा। तो ये आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद एक इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में न्यूमेरिकल्स जरूर आएगा आपका। जो न्यूमेरिकल आएगा वो भी आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे टेक्स्ट बुक में, आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, आपको 3 टाइप के न्यूमेरिकल पढ़ लेने हैं। एक वो जिसमें ईडी गिवन होगी, ईडी गिवन होगी और कुछ फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? फाइंड करना होगा प्राइस या क्वांटिटी। एक वो जिसमें प्राइस और क्वांटिटी गिवन होगी, आपको ईडी फाइंड करनी होगी। ईडी माने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन कर लेना जिसमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना है। तो मेरी 3 बात ध्यान रखना, 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इसी में से आपका न्यूमेरिकल आएगा। क्लियर है? 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम बात करें डिमांड से आगे बढ़े तो नया अगला चैप्टर आता है प्रोडक्शन फंक्शन, जो बड़ा ही इसमें एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सीधा वही लेके चलता हूं आपको। इसमें टॉपिक है ये वाला, रिटर्न टू फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 4 to 6 मार्क्स का आ सकता है या इसके बेस पर।
अच्छा, इसको पूछने के भी बहुत तरीके हैं एग्जाम में। रिटर्न टू फैक्टर आ सकता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आ सकता है, या इसी पे बेस आपका आ सकता है टीपी और एमपी में रिलेशन। टीपी और एमपी का रिलेशन भी इसी में मिल जाएगा जब आप ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो टीपी एमपी के रिलेशन भी ये पढ़ना है, लॉ ऑफ वेरिएबल भी ये पढ़ना है, रिटर्न टू फैक्टर्स में भी यही पढ़ना है। इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग, इसका ग्राफ एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ, ये तीन बात इसमें आपको ध्यान रखनी है, ये आने ही आना है, ध्यान रखना। इसी में अगला टॉपिक आ सकता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन फिक्स्ड या वेरिएबल फैक्टर में डिफरेंस। आप डिफरेंस पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा है, उससे आप इंडिविजुअली भी इनका आंसर दे सकते हैं और डिफरेंस भी दे सकते हैं। तो ये हमारा 5 टॉपिक मैंने बताए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं और बताते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आप अपने पास बच्चे रखिए नोटबुक और पेन, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ये ही एग्जाम में आने हैं। अगर हम बात करें कोस्ट चैप्टर की, जो नेक्स्ट टॉपिक है कोस्ट है। कोस्ट ये बड़ा अच्छा चैप्टर है बच्चों। अगर इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, मैंने अभी यूट्यूब पे सभी वीडियो तो मैं अभी डाल नहीं पाया हूँ, चैनल न्यू है, बट कॉस्ट की मेरी वीडियो और रेवेन्यू की वीडियो अवेलेबल है। उसमें न्यूमेरिकल सेक्शन अलग है, रिलेशनशिप अलग है, मीनिंग अलग है, सब चीज मैंने अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। आप उनको वॉच कर लीजिए, मैं बताऊं तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोस्ट के बारे में बात करें तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट पे ध्यान देना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, उसका डिफरेंस आप पढ़ लीजिए, क्योंकि डिफरेंस से डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती है। फिक्स्ड और वेरिएबल में डिफरेंस। और अगर रिलेशनशिप की बात करें, ये पूरा चैप्टर ही रिलेशनशिप पर है। इस पूरे चैप्टर में अगर आपको रिलेशनशिप नहीं पता तो कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप पे ध्यान देना है। रिलेशनशिप बहुत सारे हैं यहाँ पे, बट आप 3 रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए, उनकी हेल्प से आप सारे रिलेशन कर सकते हैं। टीसी, टीएफसी और टीवीसी में रिलेशन आपको ध्यान होगा। ऐसा कुछ इसका ग्राफ है, देखो ये आपका हो गया टीएफसी, ये ग्राफ देख लेना आप, ठीक है ना। ये आपका टीबीसी है और ये आपका टीसी है। ये और रिलेशन आप पढ़ लेना। एक एसी, एबीसी और एएफसी में रिलेशन है। एक एसी और एमसी, एसी और एमसी में ऐसा रिलेशन होगा, ये एसी है और ये कुछ एमसी आपको दिखाई देंगे, है ना। ये 3 रिलेशनशिप जो है आप अपने इसके लिए, अच्छा ध्यान रखना बच्चों, रिलेशनशिप के लिए टेबल एक लर्न कर लेना, क्योंकि एक अगर आपको टेबल लर्न है तो आप इस सारे के सारे डिराइव करके आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो मेरी वीडियो वॉच कर लेना, ठीक है ना। इसके अलावा रिवेन्यू चैप्टर में चलते हैं हम। रिवेन्यू चैप्टर में टीआर, एआर, एमआर अप्रोचेज है, ये आप पढ़ लेना। रिलेशनशिप की बात करूं, इसके भी रिलेशनशिप बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेशनशिप 2 टाइप के हैं। व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट वो केस अलग है, और व्हेन प्राइस इज वेरिएबल वो केस अलग है। दोनों में 2 ही टाइप के रिलेशन पढ़ने हैं, टीआर और एमआर में, एआर और एमआर में। टीआर और एमआर में, एआर और एमआर में ये रिलेशनशिप आपके आने हैं। इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल केस वाला जो जनरल केस है वो आपका ज्यादा एग्जाम में देखा गया है, ठीक है ना। ये वाला ज्यादा देखा गया है। न्यूमेरिकल इसका भी आ सकता है एक, न्यूमेरिकल इसका भी आना है एक, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल इनमें से किसी एक में से एक आने के चांस है। तो न्यूमेरिकल्स यहां पर भी है। मेरी न्यूमेरिकल्स के ऊपर एक अलग सी वीडियोस है दोनों चैप्टर्स की, आप वॉच कर लेना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोटबुक हाथ में रखिए। अगर बच्चों बात करें नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो है नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बड़ा छोटा सा चैप्टर है। इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एमआर एमसी अप्रोच। और इसकी 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन होती है कंज्यूमर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तब होगा जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एक तो होगा एमआर एमसी के इक्वल होना चाहिए, और नंबर 2 एमसी ग्रेटर होना चाहिए एमआर से। कब? आफ्टर एमआर इक्वल टू एमसी। जब एमआर इक्वल टू एमसी के होता है उसके बाद एमसी बड़ा बढ़ जाता है एमआर के मुकाबले। तो ये 2 अप्रोच है, इस पे ध्यान रखना है। इसके ग्राफ है, 2 केस बनते हैं। एक तो ग्राफ आपका ये बन जाता है, ठीक है, ये है प्राइस कांस्टेंट के केस में, ये आपका एमआर है, ये आपका एमसी है, ये आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एमआर एमसी के इक्वल तो है मगर एमसी डाउन हो गई है, जबकि एमसी फिर उसके बाद बढ़ जानी चाहिए। बट यहाँ पे एमआर एमसी के इक्वल है, फिर एमसी ऊपर चली गई है। तो ये आपका ऐसे भी 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा इक्विलिब्रियम है। और दूसरा केस आपका ये है जब ये आपका हो गया एमआर
और ये हो गया एमसी। ये इसका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला केस हो गया, ठीक है ना। तो इसी में से आएगा। और एक इसका कभी कभी बच्चे ध्यान नहीं देते, कोई बताता भी नहीं है, इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है एमआरएमसी अप्रोच के ऊपर। बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल है, आप कहीं भी देखेंगे कोई एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे तो आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की अगर बारे में बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई। देखो सप्लाई कुछ डिफरेंट नहीं है। अगर मैं आपने मेरे अभी वीडियो में डिमांड टॉपिक देख लिया है तो लगभग सब चीजें सप्लाई में वैसी है भाई। डिमांड में इंपॉर्टेंट था डिटरमिनेंट, सप्लाई में भी डिटरमिनेंट इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ सप्लाई, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया था, रीजन एक्सेप्शन सब बताया था ना वहां पर डिमांड में। तो जो जो चीजें डिमांड में इंपॉर्टेंट है वही वही टॉपिक सप्लाई में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मूवमेंट और शिफ्ट में ध्यान रखना, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इसको। इसमें भी मूवमेंट और शिफ्ट में 4 केस बन जाते हैं आपके, ठीक है ना। एक बन जाता है एक्सटेंशन, एक बन जाता है कॉन्ट्रैक्शन, पढ़ लेना डिफरेंस। एक बनता है इंक्रीज इन सप्लाई, एक बनता है डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है ना। ये 4 केस बनते हैं। चारों में जो ग्राफ बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। ग्राफ आप पढ़ लेना, उसी में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। काफी टाइम लग जाएगा बताने में, नहीं तो। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सेम टॉपिक जो मैंने डिमांड में पढ़ाया आपको। मैंने बताया था डिमांड में कि 3 टॉपिक पढ़ना, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, ये 3 यहां पर इंपॉर्टेंट है। रीजन फॉर इलास्टिक सप्लाई, रीजन क्या है इलास्टिक सप्लाई के, ये पढ़ लेना आप। और एक न्यूमेरिकल, डिमांड या सप्लाई में से एक न्यूमेरिकल आना पक्का है। वही जो मैंने डिमांड में 3 तरह के न्यूमेरिकल कहे थे, आप मोस्टली वही आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एग्जाम से पहले वो टॉपिक जो हमने नहीं पढ़े थे या जल्दी जल्दी में जो हमें पढ़ने हैं, हमने पढ़ाई नहीं करी है अगर, तो ऐसे केस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही बता रहा हूं। न्यूमेरिकल बहुत है बट वो 3 टाइप के न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं अब नए टॉपिक की ओर। अब अगर हम बात करें, अपने लास्ट टॉपिक्स पे आ चुके हैं हम, मेन मार्केट फॉर्म्स। अगर हम इस चैप्टर की बात करें मार्केट की, तो ये चैप्टर पहले बहुत बड़ा चैप्टर था, इसमें डिफरेंट फॉर्म्स थी। अब इसमें केवल एक ही फॉर्म आ गई है, परफेक्ट कंपटीशन। तो इसमें आपको क्या करना है, एक तो मार्केट का मीनिंग कभी कभी आ जाता है, मीनिंग आपको ध्यान रखना है। परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग और उसकी फीचर्स बड़े ध्यान रखने हैं। और फीचर में भी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ सारे लेना, आ कोई भी सकता है, मगर जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं मैं आपको। फीचर्स में सभी फीचर्स का मीनिंग और इंप्लीकेशन, और खासकर इंप्लीकेशन भी वो यूजुअली 3 ही चीजों की पूछता है आपसे। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर का मीनिंग और इंप्लीकेशन, होमोजीनियस प्रोडक्ट का मीनिंग एंड इंप्लीकेशन, एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट की मीनिंग ऑफ एंड इंप्लीकेशंस आपको ध्यान रखनी है। अगर इसमें से कोई एक पॉइंट भी आ गया, अगर एक सिंगल पॉइंट भी आ गया बच्चों, सिंगल पॉइंट, तो वो आपका आ सकता है 3 मार्क्स का। और अगर 2 पॉइंट मिक्स कर दिए उसने, 3 पॉइंट मिक्स कर दिए, तो ये हो जाएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका, 4 मार्क्स का भी हो सकता है। इस तरीके से आपका रहने वाला है। एक चीज और इस चैप्टर के अंदर, ज्यादा नहीं है, बड़ी जल्दी मार्क्स ला सकते हो इस चैप्टर में से आप। एक प्राइस मेकर और प्राइस टेकर ध्यान रखना है। प्राइस मेकर यहां पर याद रखना इंडस्ट्री होती है, और प्राइस टेकर फर्म होती है। तो अगर इसकी फिगर हो तो प्राइस मेक ऐसे होती है जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां प्राइस मेक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इक्विलिब्रियम भी आ गया। मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे होगा, प्राइस मेक कैसे होगा इंडस्ट्री केस में, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। इधर आइए आप, मैं बार बार बच्चों बोल रहा हूं, एक नोटबुक अपने साथ में रखना और इनको हाथों हाथ लिखना, और इनको आज से लग जाइए, मार्क्स आपके अच्छे आने वाले हैं, ये आप भी देख लेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम इसी का अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर आपकी बुक का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो मार्केट इक्विलिब्रियम कब वो कैसे होगा, ये मार्केट इक्विलिब्रियम बता दिया इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसमें परफेक्ट कंपटीशन कैसे आएगा तो वो रहा फिगर इसकी पढ़ लेना, इस चैप्टर मिल जाएगा आपको। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई। ज्यादातर ये बहुत बार देखा जाता है, और कभी कभी इफेक्ट ऑफ चेंजिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम। इस केस में क्या होता है कि आपको ग्राफ बनाने होते हैं बेसिकली, इसमें ग्राफ ही आते हैं आपके पास। और ग्राफ में क्या होता है कि ग्राफ ऐसे होते हैं सिंपल, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम,
तो अगर आप डिमांड में चेंज करते हैं तो देखो इक्विलिब्रियम ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया, क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया, है ना, इस तरीके से। या सप्लाई चेंज करते हैं, ऐसे 4-5 ग्राफ है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा सिंपल है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर को हम एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं, एग्जाम में लिखा भी आ सकता है। अच्छा, प्राइस सीलिंग में एक कभी कभी एक नंबर में आ जाता है ब्लैक मार्केटिंग। क्या है ब्लैक मार्केटिंग? और प्राइस फ्लोर में आ जाता है बफर स्टॉक। क्या है, 1 मार्क्स में आप पढ़ेंगे ना तो आपको मिल जाएगा अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर कि बफर स्टॉक क्या है, तो आप इस पे भी ध्यान देंगे। ये थी हमारी माइक्रो। बच्चों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो मैंने आपको माइक्रो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया है। ये मेरे एक्सपीरियंस पर इतने सालों से जो एग्जाम देखे गए हैं, क्या क्या चीज रिपीट होती है उसके हिसाब से करवाया है। ऑलमोस्ट पेपर इसी में से आने के चांसेस है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड बुक की ओर। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं स्टैटिस्टिक्स की ओर, जो कि 40 मार्क्स का है हमारा। मैंने आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करवा दिए हैं। अब बारी आती है स्टैट्स की। ध्यान से देखना, इसको हम कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज करवाते चले जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ खास नहीं है, आप 2 टॉपिक कर लो, आपका काम हो जाएगा। पहला है स्टैट्स की डेफिनेशन, सिंगुलर और प्लूरल, ये आप लर्न कर लेना है इसको, ठीक है ना। इसमें से कुछ ना कुछ आ ही जाता है, इनकी फीचर्स आ जाती है दोनों की, एंड फंक्शन ऑफ स्टैट्स है बहुत कुछ, मगर आप ये कर लेंगे तो ये भी आपके लिए अंत में संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें भी बहुत कुछ है, मगर आप ज्यादा ना फोकस करके, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, आप ध्यान रखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। आप इसका डिफरेंस देख लेना, इनका मीनिंग देख लेना, डिफरेंस में ही दोनों चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा, जो मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा है, मेथड बहुत सारे हैं, आप सब पे फोकस कीजिए। अच्छा है सब पे फोकस कीजिए। अगर सब पे फोकस नहीं हो पा रहा है तो डायरेक्ट पर्सनल और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन आप कर लीजिए, और साथ में जो क्वेश्चनरी मेथड है वो कर लीजिए। एक गुड क्वेश्चनरीज की क्या क्या क्वालिटी होती है ये पढ़ लेना। क्या क्या एक गुड क्वेश्चनरी की क्या क्या क्वालिटी होती है आप ये पढ़ लेना, और एक इसका फॉर्मेट देख लेना, ठीक है ना। ये काफी कम चांस है, बट आप देख लेना इसको। इसके अलावा 1 मार्क में कभी कभी मैंने कई बार देखा है 1 मार्क में पायलट सर्वे नाम की डेफिनेशन आ जाती है, वो आप पढ़ लेना। और एनएसएसओ के ऊपर भी एक इसकी खाली इसकी फुल फॉर्म एंड जो है इसके बारे में 1-2 लाइनें पढ़ लेंगे तो इस पे जो क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये हमारा था कलेक्शन ऑफ डेटा की। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक नोटबुक रखिए हाथ में और इन सबको नोट करते जाइए, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3 की ओर। तो स्टूडेंट्स, अब हम अगर चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर, तो चैप्टर नंबर 3 है सेंसस एंड सैंपल मेथड। और सेंसस और सैंपल मेथड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंसस मेथड क्या है, इसके मेरिट और डिमेरिट्स कर लेना, और सैंपलिंग मेथड सेंसस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बहुत सारे मेथड्स है, वो आप मेथड्स पढ़ लेना, ठीक है ना। इसके कई सारे मेथड्स है सैंपल मेथड के, वो मेथड देख लेना आप। अच्छा, इसके अलावा लोग ध्यान नहीं देते, एक 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है सैंपलिंग एरर। आपकी टेक्स्ट बुक में होगा सैंपलिंग एरर क्या है, एक बार उसका जस्ट मीनिंग देख लेना, ये आपके बहुत कई बार मैंने देखा हुआ आया हुआ है। इसके बाद हम चैप्टर 3 हो गया, आगे ग्राफ के टेबल के क्वेश्चन चैप्टर्स है, उनको फिलहाल अभी हम छोड़ते हैं, बाद में करवाते हैं। फिलहाल हम बुक को लास्ट से लेके चलते हैं, इंडेक्स नंबर पे चलते हैं, ठीक है ना। इन चैप्टर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स को। इंडेक्स नंबर में याद रखना, ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर थ्योरी आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। तो थ्योरी में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, बहुत कुछ नहीं पढ़ना। एक तो फीचर्स देख लेने हैं, एक प्रॉब्लम्स देखने हैं। फीचर से ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। अच्छा, न्यूमेरिकल में क्या आएगा, न्यूमेरिकल में बहुत चीजें हैं। इंडेक्स नंबर में आपको सब पे ध्यान नहीं देना, अगर आप पे टाइम कम है आप ज्यादा ध्यान देंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड पर, जिसमें लेस्पियर्स, पैस्चे एंड फिशर मेथड होगा। ये 3 मेथड पक्के कर लेना आप, ठीक है ना। एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखेंगे, इसमें 2 मेथड है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड।
अगर आप ये भी कर लेते हैं तो ये भी आपका इस चैप्टर में काफी इनफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आपका पूरे चांसेस यहीं से आने के हैं। तो अगर स्टूडेंट हम चलते हैं अगर कोरिलेशन वाले चैप्टर पे, ये कोरिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें आप न्यूमेरिकल्स के साथ साथ दो चीजें और कर लेना मेरे कहने पे, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन में डिफरेंस और लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन में डिफरेंस। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन, ये भी थ्योरी है, ये आपको बुक के अपनी टेक्स्ट बुक के बीच में कहीं मिलेगा। ये प्रॉपर्टी पढ़ लेना, पॉजिटिव नेगेटिव और लीनियर नॉन लीनियर कोरिलेशन के बीच में डिफरेंस पढ़ लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं, सारे टॉपिक नहीं बता रहा आपको। इसके अलावा कार्ल पियर्सन और रैंक कोरिलेशन, दो कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। कार्ल पियर्सन में भी आप कोशिश करना, अगर आप जब इसको सोल्व करते हैं तो आप इनमें प्रॉब्लम ये होती है बच्चों को करते हुए कि इनमें ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं तो आप इस कैलकुलेशन को मिनिमम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बच नहीं सकते, कम कर सकते हैं। तो कार्ल पियर्सन के आपको फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए। स्टैट्स में बच्चों को ध्यान रखना, चाहे कोई भी चैप्टर हो, कोरिलेशन हो चाहे मीडियन मोड हो, अगर आपके पास सारे फॉर्मूले आपको लर्न हैं तो आप फॉर्मूलों को देख के ही अपने आप एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, रैंक कोरिलेशन में कई टाइप के होते हैं, एक में रैंक गिवन होते हैं, एक में रैंक फाइंड करने होते हैं। तो आपको कोशिश ये करना है जिनमें रैंक खुद बनाने हो, रैंक जो है खुद ही फाइंड करने हो, एक तो वो क्वेश्चन, और एक जिसमें रैंक रिपीट हो रहे हो, रैंक रिपीट हो रहे हो, जिसके अंदर रैंक रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। ध्यान रखना इस चीज को, रैंक रिपीट वाला रिपीट कर देना, ठीक है ना। आगे मीडियन और मोड की ओर चलते हैं। अगर हम बात करें मीडियन और मोड की तो मीडियन में बच्चों को ध्यान रखना, चाहे आपके पास इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, सबसे पहला काम है, सारा काम खराब हो जाएगा आपका अगर आपने अपने डेटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया। असेंडिंग में कर लो, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा जो यूजुअली हमें जो आदत होती है असेंडिंग की होती है, तो असेंडिंग में करके ही क्वेश्चन को करना, नहीं तो आप कोई भी अच्छा मेथड लगाओ, कोई फॉर्म याद करके जाओ, सब बेकार हो जाएगा आपका। तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। मीडियन की क्वेश्चन नॉर्मली आपको करने हैं, नॉर्मली जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, एक इंडिविजुअल का, एक डिस्क्रीट का, एक कॉन्टिन्यूअस का करना। इसके अलावा जो लेस देन मोर देन का क्वेश्चन होगा उसको जरूर करके जाना, उसके बहुत चांस रहते हैं, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीडियन में कई बार देखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां आपकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी। समझ गए ना कैसे? जैसे कोई क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, या फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी है 5, यहाँ पे x है ना, 9 y, तो देखो दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो किसी में एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो सकती है, किसी में दो हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मोड की, तो मोड में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंडिविजुअल के मुकाबले। तो डिस्क्रीट में देखा गया है ज्यादातर ग्रुपिंग मेथड ज्यादा अप्लाई होता है, और कॉन्टिन्यूअस को वो नॉर्मल मेथड जो इंस्पेक्शन मेथड है उससे भी करवा देता है बाय यूजिंग फॉर्मूला। इसके अलावा आपको रिलेशन अमंग मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड में एक रिलेशन है कि मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपको एक क्वेश्चन इस पे कर लेना है, इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना है, इस पे 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आपका आसानी से हो सकता है। तो ये था कोरिलेशन, मीन मीडियन मोड। तो बुक कॉपी उठाइए, नोटबुक उठाइए और इन सबको नोट कीजिए एक एक, और जब आप बुक खोले रिवीजन के लिए तो इसको सामने रखिए और ये टॉपिक करते चले जाइए, मार्क्स अच्छे आएंगे आपके। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और अगर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अर्थमेटिक मीन वाले चैप्टर की, जो कि काफी बड़ा चैप्टर है, बड़ी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, तो उसमें 3 तरह के मेथड यूज होते हैं, 3 सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। तो 3 तरह के मेथड है, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन छोटा है तो आप डायरेक्ट मेथड लगा लीजिए, अगर क्वेश्चन बड़ा है, आपको लगता है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, तो आप कोशिश कीजिए शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड लगाने की। क्वेश्चन की कैलकुलेशन ईजी होगी, और सबसे बड़ी मेन बात है कि एग्जाम में टाइम बचना चाहिए हमारा। टाइम कब बचेगा? जब हमारी कैलकुलेशन कम होगी। कैलकुलेशन कब कम होगी? जब हम स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, और स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब उसको याद करके जाएंगे। तो आपको लर्न होने चाहिए फॉर्मूले, ठीक है। इसके बाद अगर आप स्टेप डेविएशन, अगर आप डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस सीरीज करते हैं, बेसिकली कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तो उसके अंदर आप ध्यान रखना लेस देन मोर देन का क्वेश्चन जरूर कर लेना, एक मिड वैल्यू का और एक इंक्लूसिव सीरीज का।
अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज आती है तो इनमें से आने के उनके चांसेस होते हैं। इसके अलावा मीन में करेक्ट मीन कैसे निकालते हैं, अगर कोई मीन गलत दे रखा है उसको ठीक कैसे करना है, कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जो मैंने मीडियन में बताया था वो भी यहाँ पे आ सकती है, वेटेड मीन कम चांस है आ सकता है, और कंबाइंड मीन का कॉन्सेप्ट है। ये 4-5 कॉन्सेप्ट है, अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका अर्थमेटिक मीन पक्का हो जाएगा, आपके एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे। अगर हम बाकी चैप्टर जो बच गए, डायग्राम वगैरह के चैप्टर या फ्रीक्वेंसी वाले जो चैप्टर बच गए आपके बीच में, अगर हम सबको इकट्ठा देखें तो उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम में आप बार डायग्राम और पाई डायग्राम पे ज्यादा फोकस करेंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट चैप्टर में हिस्टोग्राम और ओजाइव पे फोकस करना है आपको, हिस्टोग्राम देख लेना है, ओजाइव देख लेना है कैसे बनाना है। टेबल वाले चैप्टर की बात करें तो टाइप ऑफ टेबल और कंपोनेंट्स, टेबल के कंपोनेंट्स क्या है और टेबल के टाइप्स क्या है उसको आपको देख लेना है। तो ये स्टूडेंट, ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करते जाइए। अगर आपने ये काम नहीं किया शुरू वीडियो में तो आप दोबारा से वीडियो को ऑन कीजिए और सब चीजें आप लिखते जाइए। आप एक बुक ओपन करेंगे, जब रिवाइज करेंगे तो मेरे जो जो कॉन्सेप्ट है आप वो कीजिए। डेफिनेटली अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, अगर आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है तो अच्छा है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा आप ये सब कर लेते हैं तो आपके बड़े अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, आपके साथ अच्छा ही होगा। आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए, इसी प्रकार से हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ये बात मुझे जरूर शेयर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।